तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, सेल वॉल। अब सेल वॉल हम पहले बोले कि पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेल का एनवेलप पढ़ेंगे, और सेल वॉल के बारे में जो जो भी कॉमन फीचर आएगा सब बात बोलेंगे। देखो अभी हम जितना भी बात बताएंगे सेल वॉल के बारे में सारा बात कॉमन है, लेकिन भाई ये बच्चा थोड़े से लाइनिंग को ढंग से पढ़ता नहीं है और आंसर गलत कर देता है। जैसे बोलेंगे सेल वॉल तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री। आपने देखा सबसे भारी यही होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया में भी मिलता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ बैक्टीरियल सेल। उसके बाद आपने देखा फंजाई में मिलता है, फंगल सेल, और उसके बाद आपने देखा कि प्लांट में मिलता है, प्लांट सेल। ये आपने देखा, ठीक है। अब बच्चा बोलता है सर जब हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी प्रोकैरियोट्स में तो एक वर्ड सुनने को मिलता है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, और बोलता है कि ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये सच बात है, क्योंकि अभी आपको ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पढ़ा है ना हम आपको, तो इसीलिए अभी आप फिलहाल क्या मान रहे हो, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ बैक्टीरियल, फंगल एंड प्लांट सेल। लेकिन बैक्टीरिया में सेल वॉल से भी बाहर एक लेयर होती है जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये किस चीज की बनी होती है ये बात आपको वहीं पे बताएंगे, मोनेरा में अच्छे से बताएंगे। तो आप बस एक पॉइंट याद रखोगे क्या, कि ग्लाइकोकैलिक्स नाम का कोई चीज होता है जो बैक्टीरिया में सेल वॉल से भी बाहर वो लेयर होती है, तब होती है सेल वॉल, तब होती है सेल मेम्ब्रेन। तो वहां पे पूरा का पूरा 3 लेयर होता है सेल इनवेलप के नाम पर, लेकिन बाकी जगह 2 ही लेयर होता है, लेकिन सेल वॉल तो होता है ना। तो चलो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल एंड प्लांट सेल। दूसरा पॉइंट जो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इट इज नॉट फाउंड इन, मतलब अब्सेंट इन, अभी बताया मैंने, एनिमल सेल, एनिमल सेल एंड, जल्दी से बोलो क्या, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा। में यह अब्सेंट होता है। अब मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसी में एक मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या होता है नहीं होता है यार, ये आपको माइकोप्लाज्मा में अच्छे से पढ़ा देंगे, बस इतना समझो कि उसमें सेल वॉल नहीं होता है, बस खेला खत्म, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, इतना बस अभी आप संभाल लो, ठीक है। उसके बाद अब भाई एक बात बताओ, आपके घर की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है, आउटर मोस्ट बाउंड्री आपके घर को प्रोटेक्शन दे रही है कि नहीं दे रही है? आपने लगाया क्यों वो चीज, प्रोटेक्शन के लिए नहीं लगाया यार, प्रोटेक्शन ही के लिए नहीं लगाया है, तो मतलब इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री, सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट। अब सवाल आता है कि ठीक है भैया आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो प्रोटेक्शन किस किस चीज के लिए देगा? तो मैं बता दूं ये प्रोटेक्शन मैकेनिकल डैमेज के लिए भी देता है, उसके अगेंस्ट, मैकेनिकल डैमेज के अगेंस्ट भी देता है प्रोटेक्शन। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रोटेक्शन माइक्रोबियल इन्फेक्शन, मतलब जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन। अब तुम बोलोगे सर बैक्टीरिया को कौन इन्फेक्ट करेगा, क्यों बैक्टीरिया को बैक्टीरिया इन्फेक्ट नहीं कर सकता क्या, करता ही है। प्लांट को बैक्टीरिया इन्फेक्ट नहीं कर सकता क्या, करता ही है। फंजाई को अदर ऑर्गेन में इन्फेक्ट नहीं कर सकते क्या, माइक्रोब्स का मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, उसमें बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, फंजाई आते हैं, तो ये जो है उसको अटैक से बचाता है, मैकेनिकल डैमेज से भी बचाता है। लेकिन यहाँ पे 2 सवाल बनता है, जो बहुत अच्छा सवाल बनता है। ठीक है साहब, प्रोटेक्शन देता है सेल वॉल, मैकेनिकल डैमेज के अगेंस्ट भी देता है और माइक्रोबियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी देता है, लेकिन दोनों चीजों के लिए जो प्रोटेक्शन मिल रहा है काउज अलग अलग है। ये सेल वॉल के किसी एक दूसरे प्रॉपर्टी की वजह से मिल रहा है, और ये सेल वॉल के किसी दूसरे प्रॉपर्टी की वजह से ये प्रोटेक्शन मिल रहा है। और आप बताते हैं क्या, कोई भी चीज के लिए आपको मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्शन चाहिए। अरे आप अपने घर के बाहर किसी गार्ड को खड़ा करेंगे, हट्टा कट्टा स्ट्रॉन्ग न खड़ा करेंगे, दिस इज मैकेनिकल सपोर्ट टू यू, कि कोई अलवल आदमी अंदर घुस नहीं जाए। अगर आपने घर के बाहर दीवार 4 दीवारी बनाया तो ऐसा थोड़ी है कि वहां पे पेपर का एक पर्दा लगा देंगे, अरे अरे कोई अंदर नहीं आए, ऐसा थोड़ी है। कोई पत्थर मार देगा तो पेपर का दीवार लगा देंगे, अंदर नहीं आए पत्थर का दीवार। आप वहां स्ट्रॉन्ग हार्ड चीज लगाएंगे, टफ चीज लगाएंगे, ऐसा कोई लेयर लगाएंगे जहां आपको प्रोटेक्शन चाहिए मैकेनिकल डैमेज से, वहां आप हार्ड चीज लगाएंगे। अब पता चला आप हार्ड चीज क्या घर के अलमारी में लाके लगा दिए और सोच रहे हैं कि मुझे घर को प्रोटेक्शन मिल जाए कहां से मिलेगा यार? आप चाह रहे हो कि बाहर से कोई भी ऐसा चीज अंदर नहीं आए जिससे हमको मैकेनिकल डैमेज हो, तो आपको वो हार्ड और टफ चीज अपने घर के सबसे बाहर लाके खड़ा करना पड़ेगा, दीवार आप खड़ा कर दी हो। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हो सेल को मैकेनिकल डैमेज से बचाना है
तो आप कोई हार्ड और टफ चीज आउटर मोस्ट लेयर पे लगाओ और वही सेल वॉल है। इसका मतलब सेल वॉल इज हार्ड एंड टफ लेयर, हार्ड एंड टफ लेयर, सेल वॉल इज हार्ड एंड टफ लेयर। और इस हार्ड एंड टफ लेयर की वजह से ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल डैमेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। बोलो ये बात कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो। सेल वॉल चूंकि हार्ड और टफ होता है इसीलिए मैकेनिकल डैमेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। अब आते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है साहब अपना, कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। अब अगर तुम चाहते हो कि कोई ऐसा चीज जो किसी जिंदे चीज को मार देता है इन्फेक्ट करके, इन्फेक्शन करके, तो आप अगर प्रोटेक्शन चाहते हो तो आप क्या करो, सबसे बाहर ऐसे हार्ड एंड टफ चीज को रखो जो ऑलरेडी मरा हुआ हो, जिसके अंदर लिविंग प्रॉपर्टी ना हो। मैं बता दूं बच्चों, सेल वॉल इज डेड लेयर। मैं बता दूं बच्चों, सेल वॉल इज डेड लेयर। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा आइडिया दिया था, जिस सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है, मेटाबॉलिज्म ही जिंदा को जिंदा बनाए रखता है। मेटाबॉलिज्म सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चलने वाला रिएक्शन है। और साइटोप्लाज्म तो कहाँ स्टार्ट होता है? सेल के मेम्ब्रेन के अंदर। और मैं बता दूं, सेल मेम्ब्रेन यहां से लेकर अंदर में जो कुछ भी वो सब कुछ लिविंग मानी जाती है, और इसके बाहर जो कुछ भी वो सब कुछ डेड होती है। तो फिर वो बना कैसे, वो हम देखेंगे कैसे बना, वो हम देखेंगे कैसे बना। अभी तो बस आप इतना कैच कर लो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो भी चीज होगी डेड होगी, और सेल मेम्ब्रेन से लेकर अंदर जो भी होगी वो लिविंग होगी। तो भाई सेल वॉल तो डेड लेयर होगी। क्यों डेड लेयर होगी? बिकॉज देयर मेटाबॉलिज्म इज स्लो या absent। मेटाबॉलिज्म इज वेरी स्लो। मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है देयर, because they have no metabolism, because they have no metabolism। मेटाबॉलिज्म सेल वॉल के लेयर में होता ही नहीं है। तो जब मेटाबॉलिज्म में नहीं है तो वो तो डेड लेयर है। अब बताओ, बैक्टीरिया आएगा, कोई दूसरा इन्फेक्शन कॉज करने वाला एजेंट आएगा, वायरस आएगा, तो जिसके पास सेल वॉल है तो उसके सबसे बाहर की बाउंड्री क्या है? डेड लेयर है। तो मरे को क्या मारना है? मरे को क्या मारना? कर लो ना अटैक, ऑलरेडी वो मरा हुआ है, रुक जाओ वहीं पे। जहां जहां पूरी तरह से पैक है सेल वॉल, पैक्ड किया हुआ है सेल को, तो सेल के अंदर घुस ही नहीं सकता वो पर्टिकुलर इन्फेक्टिव एजेंट, तो सेल को नुकसान पहुंचा नहीं सकता। तो सेल को माइक्रोबियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिला। इसका काउच क्या है? सेल वॉल का टफ और हार्ड होना, या फिर सेल का डेड लेयर होना, सेल वॉल के डेड लेयर होना। अरे बोलो। डेड लेयर होना। डेड लेयर होना। सेल डेड लेयर है, सेल वॉल डेड लेयर है, इसलिए माइक्रोबियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या मिला? प्रोटेक्शन मिला। और सेल हार्ड एंड टफ है, इसीलिए सेल को मैकेनिकल डैमेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिला। बोलो बात क्लियर है? अब बात आती है कि सेल वॉल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? भाई ये बात बताना पड़ेगा क्या यार? कल ही बताए थे, याद करो, कल ही बताए थे। रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। हुक का स्पेलिंग ये सही है, रॉबर्ट हुक। सवाल आता है कि सेल वॉल डेड क्यों हो जाती है? तो सेल वॉल में यदि सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाए, सेल वॉल में यदि क्यूटीन का डिपोजिशन हो जाए, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाए, तो भी सेल वॉल डेड हो जाती है। अब इसके वजह से तो सेल वॉल क्या पूरी की पूरी सेल डेड हो सकती है। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सेल वॉल में सुबेरिन, लिग्निन और क्यूटीन का डिपोजिशन इसलिए सेल वॉल डेड ले रहे, नहीं। सेल के लेयर में किसी भी प्रकार का कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चलता है, इसीलिए वो डेड लेयर है। और अगर सेल वॉल में सुबेरिन, लिग्निन, क्यूटीन का डिपोजिशन हो गया तब तो पूरा ऑर्गेनिज्म ही डेड हो जाएगा। सेल से जो मटेरियल अंदर बाहर आ जा रहा था वो भी नहीं आएगा जाएगा, तो ऑर्गेनिज्म ही मर जाएगा, सेल ही मर जाएगा कुल मिला के। तो ये आप याद रखोगे कि डेड लेयर सुबेरिन, क्यूटीन, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से नहीं, मेटाबॉलिज्म स्लो है इसकी वजह से। ठीक है? तो डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। क्योंकि रॉबर्ट हुक जैसे बोलते हैं तो बच्चे के दिमाग में आता है सुबेरिन की वजह से सेल डेड था। सेल डेड था, सेल वॉल थोड़ी डेड। सेल वॉल तो सब में डेड ही होता है, सेल वॉल तो सब में डेड लेयर ही होता है। हाँ, सेल वॉल में अगर सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया तो पूरा का पूरा सेल डेड हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, सेल वॉल के अंदर जो मतलब कि मान लो एक सेल है, सेल वॉल है, तो उसके अंदर छोटे छोटे से छेद होते हैं यार, ऐसा नहीं है कि छेद नहीं होते। उसके अंदर ये छोटे छोटे से छेद है, ये छेद से मटेरियल आराम से आ जा सकता है, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं आ जा सकता है।
तो ये सेल वॉल मैक्रोमोलिक्यूल के लिए क्या है? बैरियर है, रुकावट है। बैरियर फॉर अनडिजायरेबल, जिसको नहीं चाहता सेल, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। तो अगर कोई मैक्रोमोलिक्यूल को अंदर जाना है तो उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ता है माइक्रोमोलिक्यूल में। तो वो ऑर्गेनिज्म खुद करता है उसको कन्वर्ट, जैसे भी करे। उसको जब तक कन्वर्ट नहीं करेगा माइक्रो में, तो सेल अंदर, सेल वॉल के अंदर जा ही नहीं सकता। और सेल मेम्ब्रेन तो उससे भी ज्यादा छोटा पोर रखता है, वहां से तो फिर बिल्कुल ही नहीं जाएगा। तो सेल वॉल मैक्रोमोलिक्यूल को छोड़ के सभी के लिए परमिएबल है। अब जब यहाँ पे बात आई परमिएबिलिटी की, तो मैं आपको आज एक टर्म बता देता हूँ, ये बात बार बार काम आएगा, सुन लीजिए। परमिएबिलिटी का मतलब, परमिएबिलिटी ऑफ लेयर, परमिएबिलिटी ऑफ लेयर। देखो भाई, परमिएबिलिटी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है परमिएबल, परमिएबल लेयर। एक होता है सेमी परमिएबल लेयर, और एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर। 3 टाइप का लेयर होता है साहब बायोलॉजी में, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे जो परमिएबिलिटी बात की जाती है, किस चीज के लिए बात की जाती है? 2 चीजों के लिए बात की जाती है। एक तो सॉल्वेंट, और एक सॉल्वेंट और क्या होता है? अरे भूल गया यार, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए परमिएबिलिटी की बात चल रही है। अब सुनो, सॉल्वेंट क्या होता है? ये होता है लिक्विड, जनरली क्या होता है? लिक्विड होता है, बायोलॉजी में तो लिक्विड ही होता है। और सॉलिड बायोलॉजी में क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। यानी कि इसको तुम मिला लो एक तरीके से पानी, और इसको मान लो क्या, एक तरीके से कोई भी सॉलिड, चाहे वो कुछ भी हो, नमक हो, चीनी हो, कुछ भी हो, एक तरीके से सॉलिड मान लो, ठीक है। आयंस वगैरह जो भी हो, सॉलिड चीज, ठीक है। तो अगर कोई भी लेयर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही के लिए परमिएबल है, तो वो लेयर फुल्ली परमिएबल, मतलब वो परमिएबल लेयर कहलाती है केवल, मतलब परमिएबल है, सॉल्वेंट के लिए भी और सॉल्यूट के लिए भी है, परमिएबल है, दिस इज परमिएबल लेयर। तो ऐसे कैसे सेल वॉल क्या है? परमिएबल लेयर है। मगर हम वर्ड लगाते हैं परमिएबल लेयर एक्सेप्ट मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब कोई अगर बड़े मॉलिक्यूल अगर सॉल्यूट आ जाए, बड़े मॉलिक्यूल आ जाए, तो उसको नहीं जाने देंगे। बाकी जितने भी हैं सबके लिए परमिएबल है, सॉल्वेंट के लिए भी है, सॉल्यूट के लिए भी है। तो परमिएबल का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट के लिए भी परमिएबल है, सॉल्यूट के लिए भी परमिएबल है। लेकिन एक वर्ड आएगा आपको, क्या? सेमी परमिएबल। तो सेमी परमिएबल का मतलब होता है या तो सॉल्वेंट के लिए परमिएबल है, और डाल के मैं बोल रहा हूं, और यहां पे तो मैंने बोला एंड दोनों के लिए, यहां मैं बोल रहा और सॉल्यूट के लिए है, दोनों के लिए नहीं है, और लगाया मैंने, और या तो सॉल्वेंट के लिए या तो सॉल्यूट के लिए, ये कहलाता है सेमी परमिएबल लेयर। एक वर्ड आता है आपका सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर। इसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों के लिए लेयर परमिएबल है, बट सेलेक्टिव सॉल्वेंट एंड सेलेक्टिव सॉल्यूट, मतलब चुन चुन के सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जाने देंगे तो सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर कहलाता है। चुन चुन के, सभी को नहीं, चुन चुन के जाने देंगे। अब आती बात है एग्जांपल की, तो मैं बता दूं, परमिएबल लेयर में अभी आपका सेल वाला पढ़ रहे हो, ये परमिएबल लेयर है, ये सॉल्वेंट सॉल्यूट सबको जाने देता है, और कोई चुना चुनी यहाँ नहीं होता है, बस बड़े चीज नहीं जाने देंगे, बाकी जो भी है उस छेद से छोटे सब चल जाएंगे। सेमी परमिएबल लेयर नहीं मिलता है बायोलॉजी में, रेयरली मिलता है। सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर मिलता है, और वो क्या है? आपका सेल मेम्ब्रेन है। वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन नहीं, मैं बता दूं आपको, ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ऐसे बोलो आप, ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अब वो क्या क्या है आपको बताएंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्या अंतर होता है। जितने भी मेम्ब्रेन है ना, जैसे कि अभी आपको बताया था मैंने, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, सबके मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब सॉल्वेंट को भी आना देंगे, सॉल्यूट को भी, लेकिन चुन चुन के। अब आपको क्या होगा, कई जगह कई बुक्स में, इवन एनसीईआरटी में भी लिखा होगा कि सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। टेक्निकली ये गलत है, लेकिन क्या करें। अब फिर यही बात है कि जब क्वेश्चन बन जाता है, आता है ऑप्शन में सेल मेम्ब्रेन इज, ये 3 ऑप्शन लिखा रहता है और लिखा रहता है ऑल,
तो 3 ऑप्शन में एक चूज करना है, बस बिल्कुल सही तो यही है। लेकिन जिस दिन ये ऑप्शन में ही नहीं रहता तो उस दिन सेमी परमेबल आंसर देना पड़ता है। लेकिन सेमी परमेबल का मतलब होता है या तो सॉल्वेंट के लिए होगा परमेबल या तो सॉल्यूट के लिए। लेकिन ऐसा सेमी मेम्ब्रेन नहीं होता, वो गिने चुने सॉल्वेंट के लिए भी परमेबल होता है और गिने चुने सॉल्यूट के लिए भी परमेबल होता है, सेलेक्टिवली परमेबल होता है, वो सेमी परमेबल नहीं होता है। तो बोलो परमेबिलिटी क्लियर है? कितनों को क्लियर है? हाथ खड़ा करो। चलो सब ठीक है। अब देखो क्या है, ये चीजें भी नोट्स में नहीं लिखी हुई है, क्या है ये परमिबिलिटी वाला। तो मैं जिसको डब्बा में घेर रहा हूं, आप क्या करोगे, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लोगे अपने भाषा में लिख के। लिखने में प्रॉब्लम आएगा, वीडियो सुन के लिख लेना, मैंने समझा तो दिया ही। इसको आप क्या करोगे, अपने नोट्स में ऐड कर लोगे। कहाँ पे ऐड करोगे? जहां सेल वॉल हेडिंग स्टार्ट होता है वहीं पे एक पेज में लिख के चिपका देना वहीं पे अपने नोट्स में। और जो बच्चा नया नोट्स बना रहा है वो तो अपने सेल वॉल वाले हेडिंग के पास ये परमिबिलिटी लिख लोगे, परमिबिलिटी ऑफ लेयर, ऐसे लिखो परमिबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल लेयर, तब लेना परमिबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल लेयर। लो, अब लो स्क्रीनशॉट इसका, और ये चीज आप नोट्स में लिख लेना, परमिबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल लेयर। ठीक है, इसका मतलब देख लो, इसका मतलब क्या, सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों के लिए परमेबल है, एंड यहाँ पे और किसी एक के लिए, यहाँ पे दोनों के लिए, मगर सेलेक्टिव सॉल्वेंट और सेलेक्टिव सॉल्यूट के लिए है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सेल वॉल का एक कॉमन फीचर्स हमने बताया। अब आता है कि सेल वॉल का कंपोनेंट, कि वो किन किन चीजों से बना होता है, इसके आगे की बात करेंगे हम। आज देखिए, आज क्या है ना, आज का पूरा लेक्चर मैंने आपको बेसिक सिखाया है, बेसिक सेल के लिए बेसिक सिखाया है, जो आगे आने वाले दिनों में आपको कष्ट नहीं होने देगा। और आज की पढ़ाई हुई चीजें नोट्स में बहुत कम चीजें मिलेगी, क्योंकि क्या होता है कि ये सब चीजें आप अगर चाहो तो ऐड करो, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, तो आप खर्च से स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर आप मुझसे ऑफलाइन में पढ़ते तो हम आपको मोबाइल भी नहीं निकालने देते, क्लास में सिस्टम ही नहीं निकालने देता, हम क्या मना करेंगे, तो आप लिख नहीं पाते। तो ये सब बात बताते हैं हर क्लास में, ऐसा नहीं कि नहीं बताते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ ऑनलाइन है तो मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। तो ये सारी बातें मैंने बता दिया, अब आप जिसको उसको नोट्स में ऐड करना हो, ये सारी बातें नोट्स में लिखी हुई है, ये सब कुछ लिखा हुआ। अच्छा, ये चीजें नोट्स में नहीं है, ये चीजें नोट्स में नहीं है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट का भी बता रहे हैं, इसको लो, इसको भी नोट्स में ऐड करना है, स्क्रीनशॉट लो। कहाँ पे ऐड करना है? जहां पे ये लिखा होगा एनिमल वाला, बाकी सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। तो कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कंपोनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नोट्स में आप क्या कीजिएगा, जहां ऐसे सेल वॉल लिखा होगा, बताता हूँ नोट्स में कैसे लिखा होगा, ऐसे सेल वॉल लिखा होगा, सुनिए, ऐसे सेल वॉल लिखा होगा, और इधर उसके बारे में कई सारा ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल किस चीज का बना होता है ये लिखा होगा। तो ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, सुन लीजिए, ये नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना क्या है, इधर फिर सेल वॉल के बारे में कई सारे फीचर्स लिखे होंगे, ऐसे ऊपर में भी लिखा होगा, ऐसे ऐसे, ये सारा पढ़ लेना है, ये सारा पढ़ लेना है, और ये नहीं, ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक नोट्स में पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी आज नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में पढ़ने लायक कुछ नहीं है, कल बताएंगे। ठीक है, तो इतना कुछ पढ़िए, फिर हम कल स्टार्ट करेंगे, सेल वॉल को आगे बढ़ाएंगे और सेल वॉल कर खत्म भी कर देंगे, और सेल मेम्ब्रेन में घुस भी जाएंगे अगर मौका मिला तो। ठीक है, पढ़ के आइएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब बताइए, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। शिवानंद, कोई डाउट? नो सर। अभिषेक? नो सर। हर्ष? डाउट नहीं है सर, लेकिन क्वेश्चन है। क्या? नॉन परमिएबल लेयर है क्या कोई बायोलॉजिकल लेयर? बिल्कुल है, तुम यहाँ पे एक और लगा सकते हो हेडिंग, नॉन परमिएबल, लेकिन ये आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। नॉन परमिएबल मतलब किसी चीज के लिए परमिएबल ना हो, नॉन परमिएबल लेयर, ये जहां पे आएगा वहां पे आपको बता देंगे। जब लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है तो ऐसे लेयर नॉन परमिएबल हो जाते हैं, एनाटॉमी में बताएंगे, लिख सकते हो आप। ठीक है, नॉन परमिएबल लेयर, इसमें एग्जांपल क्या लिख सकते हो आप, कि सेल वॉल डिपोजिशन, ऐसे लिख सकते हो,
क्या मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप लिखना है डायरेक्ट क्या एग्जाम्पल के तौर पे, लिग्निफाइड सेल वॉल, लिग्निफाइड लेयर, लिग्निफाइड लेयर, या क्यूटिनाइज्ड लेयर, क्यूटीन का डिपोजिशन, क्यूटिनाइज्ड लेयर, या सुबेरिनाइज्ड लेयर, सुबेरिन का डिपोजिशन। वीडियो सुनकर लिख लेना आप। तो लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इस बच्चे ने पूछा कि नॉन परमिएबल लेयर भी कुछ होता है, क्या होता है नॉन परमिएबल लेयर, लेकिन ये घातक होता है सेल के लिए। अगर आउटर मोस्ट बाउंड्री में डिपोजिशन हो गया तो घातक होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें आप बोल सकते हो लिग्निफाइड लेयर, क्या बोल सकते हो आप, क्यूटिनाइज्ड लेयर, या आप बोल सकते हो सुबेरिनाइज्ड लेयर, सुबेरिनाइज्ड लेयर, ये कह सकते हो। ठीक है, तो लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसी चार्ट में सर ऐड ये कर सब तो लेना। सेल वाल, हाँ बोलो। सर ये सब तो सेल वाल के अंदर एंटर नहीं करता होगा सर। हाँ वही तो बोल रहे हैं, जब ऐसा अगर अगर ये लिग्निफाइड, जैसे कि लिग्निफाइड लेयर में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाए सेल वॉल में, या क्यूटीन का डिपोजिशन हो जाए सेल वॉल में, या सुबेरिन का सेल वॉल में, तो कुछ अंदर नहीं आएगा और बाहर नहीं जाएगा, तो उस केस में वो सेल मर जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि लिग्निन और क्यूटीन और सुबेरिन का डिपोजिशन सेल वॉल में ही हो, और ऐसा सेल में हो जो उसका आउटर मोस्ट बाउंड्री बना रहा हो, जरूरी नहीं है। कहाँ कहाँ डिपोजिशन होता है क्यूटीन, लिग्निन, सुबेरिन का आपको प्लांट एनाटॉमी में बताएंगे, प्लांट के अंदर का हिस्सा बताएंगे ना जब, तो बताएंगे आपको। लेकिन हाँ जहां पे भी लिग्निन, हाँ तो सेल मेम्ब्रेन में भी हो सकता है ना सर? नहीं, सेल मेम्ब्रेन में लिग्निन, क्यूटीन और सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है। जहां होना होता है वहीं, ये तो बता रहा हूँ ना, कहाँ होता है डिपोजिशन में आपको बताऊंगा आने वाले समय में, एनाटॉमी में खास करके बताऊंगा कहाँ होता है। आपको बताएंगे एंडोडर्मिस से क्लियर होता है। अगर छोड़ो यार, अभी आपको समझ में नहीं आएगा एंडोडर्मिस क्या होता है। बस एंडोडर्मिस आपको वहां पे हम दिखाएंगे कि देखो भाई यहाँ सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया, कैस्पेरियन स्ट्रिप नाम से कुछ होता है लेयर, जो आगे वाटर को नहीं जाने देता है। जहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होता, सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता, वहां से पानी जाता है। तो कहाँ होता है ये बात खुद ही आ जाएगा आगे एग्जाम्पल के तौर पर। बस हाँ इतना याद रखो, जहां लिग्निन, क्यूटीन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया, वो लेयर नॉन परमेबल हो जाएगा। तो इसी चार्ट में आप क्या करोगे, एक खटाल और बढ़ा लोगे, और इसी में ये भी ऐड कर लोगे, ये वाला ले लो, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 क्लिक, ले लिए। चलिए आप बोलो किसी को और डाउट हो तो। हर्ष हो गया, नवीन को डाउट है? नो सर। चलो तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मन से नोट्स पढ़िएगा, जैसे बताया मैंने, मन से लिख लिख के याद करने का वो कीजिएगा, फिर अपना नोट्स बनाइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल।